नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील लोहान और आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी एजुकेशन हब पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, CET की एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है और इसीलिए आज हम आपके अपने इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे व्हाट इज़ हिस्ट्री और साथ में हम अपना जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है दोस्तों, व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो हमारे बुज़ुर्गों और हमारे इतिहासकारों का कहना है कि हिस्ट्री इज़ ए टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। तो ये बात तो सही है कि अतीत में घटित हुई जितनी भी घटनाएं हैं वो हम इतिहास के अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या अतीत में घटित सारी की सारी घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो नहीं होगा, क्योंकि अतीत में सिर्फ वही घटनाएं इतिहास में हम इंक्लूड करेंगे जो निश्चित तौर पर घटित हुई होंगी और जिनके आज हमारे पास सोर्स अवेलेबल हैं, जिनके आज हमारे पास साक्ष्य हैं और जिनके आज हमारे पास प्रमाण हैं। तो इतिहास जो शब्द है, हिंदी का शब्द इतिहास और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इतिहास जो हिस्ट्री है हमारा वो कहाँ से निकला है, कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है हमारा हिस्टोरिया, जहाँ से हमारा हिस्ट्री शब्द निकला है। हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशंस, यानी छानबीन करके या खोजबीन करके जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहलाता है हिस्टोरिया, और इसी से निकला है हमारा हिस्ट्री शब्द। तो इतिहास में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं। तो यूनान जो ग्रीक शब्द है हिंदी में यूनान, तो यूनान का ही एक पहला व्यक्ति था हेरोडोटस, जिन्होंने एक बुक लिखी सबसे पहले, जिन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिका, और इस बुक में उन्होंने अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में हमें जानकारी दी। इसीलिए हेरोडोटस को कहा गया फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। अभी हम बात कर चुके हैं कि अतीत में घटित वो सारी की सारी घटनाएं कभी इतिहास नहीं कहलाती, जिनके हमारे पास सोर्सेज नहीं हैं, जो प्रमाण है वो नहीं है। सिर्फ वही घटनाएं इतिहास कहलाएंगी दोस्तों जिनके आज हमारे पास में सोर्सेज हैं। तो वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, चलिए बात कर लेते हैं उनके बारे में। जो सोर्सेज जो है हमारे वो तीन तरह के होते हैं। सोर्सेज यानी स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत जो हैं तीन प्रकार के। सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक स्रोत, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसके अंदर दोस्तों हम इंक्लूड करते हैं फॉसिल्स यानी अभिलेख। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन यानी फॉसिल की जगह पे अवशेष आएगा, यहाँ पे अवशेष, फॉसिल हमारे अवशेष होते हैं, और सब्सक्रिप्शंस होते हैं हमारे अभिलेख। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक। और फोर्थ नंबर पे आएंगे हमारे कॉइन्स, सिक्के।
और 5th नंबर पे आता है हमारा स्टैच्यूज़। स्टैच्यूज़ यानी मूर्तियाँ। तो ये जो 5 मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज के अंदर आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अवशेष के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हाँ, उस समय में इस प्रकार की कोई सिविलाइजेशन रही होगी। अभिलेख की अगर हम बात करें तो सबसे पुराने अभिलेख जो माने गए हैं वो सम्राट अशोक के माने गए हैं, जिसको सबसे पहले पढ़ने का काम किया था 1837 में जेम्स प्रिंसप ने। और इसके बाद में हमारे मोन्यूमेंट्स, जिसके अंदर दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा जो हमारे मोन्यूमेंट्स के रूप में है। सिक्कों की अगर हम बात करें तो हमें कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों, गुप्तकालीन सिक्के, जिसमें फ्रंट साइड पर लिखा हुआ है संस्कृत के अंदर समुद्रगुप्त, और बैक साइड है सिक्के की उसके ऊपर उन्हें वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। तो इन सिक्कों से हमें यह पता चलता है कि उस समय में जो समुद्रगुप्त नाम का एक महान शासक रहा होगा। और इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि जो प्राचीन भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वो है वीणा, क्योंकि कॉइन के बैक साइड पे समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें मूर्तियों की, स्टैच्यूज़ की, तो हड़प्पा कालीन हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति, इसके बाद में डांसिंग गर्ल की मूर्ति, और इसके साथ में हमें बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई है जिसको हम आर्कियोलॉजी सोर्सेज के अंदर इंक्लूड करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो ये हमारा पहला स्रोत है इतिहास को जानने का। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो स्रोत है हमारा, वो है हमारा लिटरेरी सोर्सेज। दूसरे स्रोत की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोत। ये जो स्रोत है दोस्तों, ये हमारा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 रिलीजियस यानी धार्मिक, और सेकंड है हमारा नॉन रिलीजियस यानी गैर धार्मिक। अब जो हमारा रिलीजियस स्रोत है उसके अंदर हमारी आती है रामायण, महाभारत, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, हमारे पुराण और हमारे उपनिषद। ये सारे के सारे हमारे धार्मिक स्रोत में आएंगे। और उसके बाद जो हमारे नॉन रिलीजियस यानी गैर धार्मिक जो हमारे स्रोत हैं वो हैं हमारे, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, ऐसे ही और भी बुक्स हैं, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज है, जो हमारे साहित्यिक स्रोत है। तो ये हमारा दूसरे प्रकार का स्रोत है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारा थर्ड सोर्स जो है वो है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर यानी विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, या फिर हम कह सकते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। तो हमारे प्राचीन भारत में बहुत से विदेशी यात्री यात्रा पे आए और बहुत सा समय हमारे भारत देश में बिताया, और जब वो वापस लौटे हमारे देश से तो उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, और उन पुस्तकों में हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, मतलब ऑल ओवर जितने भी हमारा इतिहास बनता है उनका उन्होंने उन पुस्तकों में बखान किया और जमकर लिखा हमारे भारत देश के बारे में। तो विदेशी यात्रियों में जैसे मैं बताऊं आपको, गुप्त वंश का एक महान शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो उन्हीं के शासनकाल में एक चीनी यात्री जिसका नाम था फहायान भारत आया, और कम से कम 15 वर्ष तक वो भारत में रहा।
और जब वो वापस लौटा तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फायू की, जिसमें उन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में लिखा और यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में लिखा। ऐसे ही एक यात्री हवेन सांग, जो कि पुष्यभूति वंश के एक शासक हुए थे, हर्षवर्धन, उन्हीं के शासनकाल में वो भारत आया था, हवेन सांग। यह भी एक चीनी यात्री था, हवेन सांग। ये कम से कम 16 वर्ष तक भारत के अंदर रहा और नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण की और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सीयू की। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के बारे में जमकर बखान किया। और जब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चल रहा था, दिल्ली सल्तनत में टाइम पीरियड चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उन्हीं के शासनकाल में अफ्रीका के मोरक्को से एक यात्री आते हैं जिनका नाम था इब्न बतूता, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी रेहला, और इस पुस्तक में उन्होंने भारत के बारे में लिखा। तो ये जो हमारा तीसरे प्रकार का स्रोत है दोस्तों, विदेशी यात्रियों का विवरण, कि कौन कौन से विदेशी यात्री भारत में आए और कौन कौन सी पुस्तक और क्या क्या उन्होंने भारत के बारे में लिखा। तो ये हमारे 3 प्रकार के स्रोत हैं इतिहास को जानने के, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद में कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इतिहास में अगर कोई भी घटना घटित हुई है और जो 3 सोर्सेज मैंने बताए, उन 3 सोर्सेज में से किसी भी एक कसौटी पर वो घटना खरी उतर जाती है तो वो हमारा इतिहास कहलाएगा। और अगर इतिहास में घटित कोई भी घटना इन तीनों सोर्सेज जो मैंने बताए उनमें से किसी भी घटना पर खरी नहीं उतरती, तो आप मान के चलिए वो सिर्फ हमारा अतीत है, हमारा पास्ट है। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे दोस्तों। हमने जाना कि हिस्ट्री शब्द कहाँ से निकला, इतिहास का पिता किसे कहा गया, हेरोडोटस, और इतिहास जानने के जो साधन थे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उनके बारे में हमने देखा। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा हिस्ट्री का सिलेबस। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है हम इसके अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि हम डील करेंगे सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के साथ जो कि हमारे सिलेबस में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।